Hello students, welcome to my class। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम लोग नियोजित औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर चैप्टर के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लिबरलाइजेशन इन इंडिया या भारत में उदारीकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में अनेक परिवर्तन हुए और ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई गईं जिससे निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लगने वाले तरह तरह के नियंत्रणों को कम किया जाने लगा। सीमा शुल्क की कमी की गई। जिन वस्तुओं का आयात किया जा सके, सीमा शुल्क की कमी की गई जिससे वस्तुओं का आयात किया जा सके। विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। दूसरे देश की पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। नई तकनीकी द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरा चरण सन 2001 से आरंभ हुआ, जब सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे वाले उद्योगों में निजी क्षेत्र की साझेदारी बढ़ाने के साथ ही विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना आरंभ किया गया। जैसे कि हमारे बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे जो घाटे से चल रहे थे, जिनमें हैवी इलेक्ट्रिकल्स, एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तथा नेचुरल गैस कंपनी आदि प्रमुख हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते थे, उनमें सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्हें निजी क्षेत्र में जब हस्तांतरित किया गया तो इन उद्योगों से अब सरकार को लाभ मिल रहा है और ये घाटे से निकल करके अब लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं उदारीकरण द्वारा आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से उत्पन्न दशाओं के फलस्वरूप देश का तेजी से आर्थिक विकास हुआ। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम एंड पर पर्सन इनकम में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में वृद्धि हुई। भारत में उत्पादित माल का विदेशों में निर्यात बढ़ने लगा। सूचना और संचार के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होने से भारत की आर्थिक साख बढ़ने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारीकरण के प्रभाव से भारत में उपरोक्त सकारात्मक परिणाम हमें मिले, लेकिन उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। चैलेंजेज ऑफ लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की चुनौतियां। उदारीकरण से उत्पन्न परिवर्तनों ने अनेक नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। पहला है गरीबी की समस्या। भारतीय समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी की समस्या को दूर करने की है। यहाँ आज भी 28% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
गैर सरकारी आंकड़ों के अनुमान के हिसाब से लगभग 35% लोग अभी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन उदारीकरण के कारण इनकी संख्या और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। दूसरी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। उदारीकरण के फलस्वरूप ऐसे लोगों की मांग बढ़ी जो विभिन्न तकनीकों में सिद्धहस्त हों, जैसे इंजीनियर हो, वित्त प्रबंध हो, कंप्यूटर और संचार में प्रशिक्षित हों। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इनके अनुसार अधिक परिवर्तन न हो सकने के कारण, न कर सकने के कारण युवा पीढ़ी के बहुत से लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में से एक बड़ी संख्या में लोगों की छटनी भी की गई, जिसके कारण से भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। तीसरा है ग्रामीण उद्योग धंधों का विघटन। उदारीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण उद्योग धंधों के विघटन के रूप में भी सामने आया है। सरकार ने जो 70 से लेकर के 90 के दशक के बीच में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की थी, वे योजनाएं सही तरीके से काम नहीं कर सकी और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बाज़ार में सही रूप से प्रोत्साहन नहीं मिला, जिस कारण से वे उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और ग्रामीण उद्योग धंधों का विघटन हुआ। चौथा है, फोर्थ पॉइंट है उपभोक्तावाद में वृद्धि। तो मध्यम वर्ग के सामने उपभोक्तावाद में वृद्धि होने से ऋणग्रस्तता की एक नई समस्या पैदा हो गई। ये समस्या इसलिए हुई क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल को बेचने के लिए जब ऋण की सुविधाएं बढ़ाने लगती हैं, तो साधन नहीं होने के बावजूद भी मध्यम वर्ग के लोग उन वस्तुओं का उपभोग करना आरंभ कर देते हैं, जिससे उनके आय का एक बड़ा हिस्सा ऋण की किस्तों को पूरा करने में समाप्त हो जाता है और यह दशा परिवार के आर्थिक संतुलन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मध्यम वर्ग ही ज़्यादातर ऋणग्रस्त होते हैं क्योंकि इन्हें अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा 0% डाउन पेमेंट पर बहुत सी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है और दिखावे की ज़िंदगी की लालसा में और विलासिता की ज़िंदगी के लालसा में ये लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं और कई वर्षों तक ऋण की पूर्ति करते रहते हैं। इसके बाद है संस्थागत ऋणग्रस्तता में वृद्धि। तो जैसे कि हमने उपभोक्तावाद में वृद्धि की बात की, तो उसके साथ ही संस्थागत ऋणग्रस्तता बढ़ती ही जा रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों में विशेषकर बड़ी बड़ी कंपनियां ऋण देने के लिए सामने आ रही हैं और लालच में पड़ करके मध्यम वर्गीय परिवार जो है उन ऋणों को लेते हैं और वे धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कंपनियों के ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महंगाई से होने वाली निम्न वर्ग का गरीबी रेखा से नीचे की संख्या में वृद्धि होना इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई से होने वाली निम्न वर्ग का गरीबी रेखा, महंगाई के कारण क्या हो रहा है कि जो गरीब हैं वो बिल्कुल और गरीब ही रह जा रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने का और उदारीकरण से यह आशंका होने लगी है कि नागरिकों के जीवन में सुधार हो या न हो, पर इनसे परेशानियां बढ़ जा रही हैं कि कई एक क्षेत्रों के निजीकरण होने से समाज का एक निम्न वर्ग ऐसी सुविधाओं से वंचित हो जा रहा है तथा यह दशा कल्याण राज्य के लक्ष्य के प्रतिकूल है। तो वास्तविकता यह है कि आर्थिक विकास का सामाजिक परिवर्तन से एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक विकास होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।
भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि जरूर हुई, लेकिन इसका लाभ समाज के संपन्न वर्ग को ही अधिक मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारीकरण को ही एक नियोजित रूप देकर जनसाधारण की समस्याओं को दूर करना और समाज में उपयोगी परिवर्तन लाना संभव भी हो सकता है। तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, जिसमें कि हम भारत में उदारीकरण और उदारीकरण के क्या सकारात्मक परिणाम हैं और उदारीकरण के फलस्वरूप क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। और अगले क्लास में हम इसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।